नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर की एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में आपको पिछले कुछ माह के उत्तराखंड करंट अफेयर के सवाल, सेलेक्टेड सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बजट से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे। साथ में न केवल 2025 के करंट अफेयर बल्कि जो 2024-2023 के इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जहां से सवाल बन सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पे होगी, जो आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है। अगर आपने हमारी करंट अफेयर की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जिसमें हमने परीक्षा वाणी के समसामयिकी 2025 को भी देखा, विंसर 2025 के भी करंट अफेयर को कवर किया, तो आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा मार्च 2025 में पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में कितनी रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें आप एग्जाम से पहले अपना क्विक रिवीजन कर सकें। देखिए, मार्च 2025 में पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य की दो रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करी गई केंद्र सरकार के द्वारा। जो पहली रोपवे परियोजना है, यह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के मध्य में बनाई जाएगी। इसकी लंबाई लगभग 12.4 किलोमीटर है और 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। जो दूसरी रोपवे परियोजना है, ये सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के मध्य में बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी इस रोपवे की, और यह लागत 4000 करोड़ से ज़्यादा की होगी। तो दो रोपवे हैं, किस किस के बीच है, कितनी लंबाई है, कितनी लागत है, क्वेश्चन आएगा। अगला, उत्तराखंड में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो देखिए, राज्य में जो छठवां राज्य वित्त आयोग है, इसे बनाया गया एन रविशंकर की अध्यक्षता में। इनको आपने ध्यान रखना है, इसमें पीएस जंगपागी और एमसी जोशी इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं। इसके अध्यक्ष एन रविशंकर हैं। ठीक है, इस वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 1 साल का होगा। यह अपनी सिफारिशें देगा जो अप्रैल 2026 से लेकर के अगले 5 साल तक के लिए लागू होंगी। राज्य में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई, डेट सहित आपसे पूछा जाता है। उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यह 27 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप में उत्तराखंड में लागू हो गई। यूसीसी के बनाने के लिए, यूसीसी का जो विधेयक बनना था, उसके लिए किस समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों पर यूसीसी विधेयक बना, जो बाद में विधानसभा से पारित हुआ। तो आप कहेंगे एक समिति बनाई गई थी मई 2022 में जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, तो रंजना देसाई समिति बनाई गई थी मई 2022 में। बाद में इस समिति ने अपनी सिफारिशें दी। 17 फरवरी 2024 को इनकी सिफारिशों पर यूसीसी बिल लाया गया, जो विधानसभा से पारित हो गया। 13 मार्च 2024 को इस विधेयक को राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी और 27 जनवरी 2025 से ये लागू हो गया। ठीक है, उत्तराखंड से पहले किस राज्य में यूसीसी लागू था। तो उत्तराखंड से पहले केवल गोवा में यूसीसी लागू था। गोवा में आज़ादी के पहले का यूसीसी लागू है, इसीलिए आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत में पहला राज्य जिसने यूसीसी लागू किया वो उत्तराखंड है। ठीक है, सख्त भू कानून विधेयक विधानसभा से कब पारित हुआ। जो सख्त भू कानून विधेयक है यानी भू कानून विधेयक, ये विधानसभा से 21 फरवरी 2025 को पारित हुआ। जो 1950 का उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम था, उसी का ये संशोधित रूप है। तो अगर पूछा जाएगा किस विधेयक में संशोधन किया गया, 1950 के विधेयक में। जो उत्तराखंड में भू कानून विधेयक आया है, ये 21 फरवरी 2025 को विधानसभा से पारित हुआ। इसके तहत कितने वर्ग मीटर तक की भूमि खरीदने के लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। अगर आप उत्तराखंड में कोई आवासीय भूमि खरीदते हैं, 250 वर्ग मीटर यहाँ पर रेंज लगाई गई है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे मैदानी जनपद हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर,
इन दोनों को छोड़कर बाकी 11 पहाड़ी जनपदों में कोई भी बाहरी व्यक्ति बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकता। ठीक है। सख्त भू कानून बनाने के लिए भी इसका जो मसौदा था वो बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी 2022 में बनी थी सुभाष कुमार के नेतृत्व में। ठीक है। राज्य का पहला नक्षत्र भवन कहां पर बनेगा? तो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन ये बनेगा पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। ठीक है। नक्षत्र सभा से आपने इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। खगोल पर्यटन के क्षेत्र में जो पहला प्रयास किया गया नक्षत्र सभा की शुरुआत करी गई वो देहरादून में हुई, वो अलग चीज है। यह है नक्षत्र भवन जिसे पिथौरागढ़ के डीडी हाट में बनाया जाएगा। अभी तक भारत में जयपुर, दिल्ली, प्रयागराज यहीं पर नक्षत्र भवन बने हुए हैं। अब एक बनेगा उत्तराखंड में डीडी हाट में। ठीक है। नाम परिवर्तन। हाल ही में जैसे आपने देखा कुछ प्रमुख जगहों के नाम बदले गए, तो कितने जनपदों के कितने जगहों के नाम बदले गए? 4 जिलों के 15 जगहों के नाम बदले गए, जिसमें सबसे ज्यादा जगह कहां पर थी? हरिद्वार में। यहां से आपसे मिलान वाला सवाल बन सकता है कि पुराने नाम और बदले हुए नाम को मिलाइए। तो एक तरफ हमने पुराने नाम लिखे हैं, एक तरफ इनके नए नाम। जैसे हरिद्वार का औरंगजेबपुर, इसका नाम शिवाजी नगर किया गया। हरिद्वार के गाजीवली का नाम आर्य नगर किया गया। हरिद्वार में चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर किया गया। हो सकता है मिलान वाला सवाल आ जाए, हो सकता है आपसे लोकेशन पूछ ले कि जो चांदपुर है जिसका नाम ज्योतिबा फुले नगर किया गया ये किस जनपद में है। ठीक है। मोहम्मदपुर जट, इसका नाम मोहनपुर जट किया गया। खानपुर खुरसली, इसका नाम अंबेडकर नगर किया गया। इदरिशपुर, इसका नाम नंदपुर किया गया। हरिद्वार में जो खानपुर है इसका नाम कृष्णपुर किया गया और अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर किया गया। यह हरिद्वार में प्रमुख जगह जहां के नाम बदले गए। दूसरा जनपद है जहां नाम बदले गए वो है देहरादून। यहाँ के 4 इंपॉर्टेंट हैं। पहला है मियांवाला जिसका नाम रामजी वाला किया गया। पीरवाला जिसका नाम केसरी नगर किया गया। चांदपुर खर्द पृथ्वीराज नगर किया गया और अब्दुल्लापुर का नाम दक्ष नगर किया गया। ठीक है। फिर नैनीताल आता है, यहाँ पर नवाबी रोड थी, इसका नाम अटल मार्ग किया गया। और पंचक्की से लेकर नैनीताल में ITI मार्ग तक जो पूरा मार्ग है इसका नाम गुरु गोलवलकर मार्ग कर दिया गया। क्वेश्चन आएगा राज्य के किस जनपद में एक मार्ग का नाम जो RSS के दूसरे प्रमुख थे गोलवलकर उनके नाम पर किया गया है? तो नैनीताल जनपद के मार्ग का। ठीक है। इसके बाद उधम सिंह नगर में एक जगह का नाम बदला गया, यह है नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी। सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी किया गया। तो अब आपको जनपद भी याद रहेंगे। आपने केवल देहरादून के 4 जगह हैं, उधम सिंह नगर का 1, नैनीताल के 2 और बाकी अगर आपको नहीं पता कि कौन से जनपद में है, हरिद्वार आप एक कर सकते हैं। ठीक है। अब उत्तराखंड बजट 2025-26 से रिलेटेड कुछ आंकड़ों को यहाँ पर, बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है बजट का आकार कितना रहा। बजट का आकार पहली बार 1 लाख करोड़ को यहां पर पार कर गया। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, 101,034.75 करोड़ यहां पर उत्तराखंड के बजट का आकार रहा, यानी 1,01,034 करोड़ रुपए का बजट। ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड का बजट 1 लाख के पार गया। 2024-25 की तुलना में कितनी वृद्धि यहां पर हुई है? 2024-25 में जो उत्तराखंड का बजट था वो कितना था? लगभग 87,000 करोड़ के आसपास था। ठीक है। अभी कितना है? लगभग 101,000 करोड़ है। ठीक है। लगभग 13% की वृद्धि पिछले साल की तुलना में अब की बार यहां पर हुई। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहा? यह GDP का 2.39% रहा। 2024-25 में 2025-26 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? यह है 2.94%। आपने दोनों को ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2024-25 में कितना रहा या 2025-26 में कितना रहेगा। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, GSDP हम जिसको कहते हैं, ये कितना रहा? 3,78,000 करोड़। जैसे देश का GDP होता है वैसे ही राज्य का GSDP होता है। ठीक है। ग्रॉस स्टेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। ठीक है, तो 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ उसमें हमारी जीएसडीपी रही 3,78,000 करोड़। ठीक है, यानी हमारी जीडीपी का आकार इतना रहा। इसमें पिछले साल की तुलना में भी लगभग 13% की वृद्धि हुई, यहां पर 13.5% की। जो 2025-26 का वर्ष है इसमें हमारी जीडीपी का जो आकार है उत्तराखंड का, वो होने के कितने चांसेस हैं? 4,29,000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, तो अभी कितनी है और आगे कितनी हो सकती है, दोनों डेटा यहां पर लिखे गए हैं। बजट में नमो बजट का उल्लेख किया गया। उत्तराखंड को कैसे और विकसित किया जा सके, इसके लिए 4 स्तंभ यहां पर बताए गए, जिसको नमो नाम से संबोधित किया गया। नमो बजट। इस नमो बजट में न जो है ये नवाचार के लिए, ए जो है ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए, म जो है आपका एम महान विरासत के लिए, और ओ जो है ओजस्वी मानव संसाधन के लिए है। तो शब्दों का किस शब्द का किससे प्रतीक है, बन सकता है सवाल। तो नमो बजट में 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए, कैसे उत्तराखंड को और विकसित किया जा सके। सबसे पहला है नवाचार, दूसरा आत्मनिर्भर, तीसरा महान विरासत, चौथा ओजस्वी मानव संसाधन। नवाचार में अलग अलग चीज़ों के बारे में कहा गया, जैसे उत्तराखंड में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी नवाचार किया जाएगा जिससे और विकसित राज्य हो सके। बायोमेट्रिक प्रणाली को और ज़्यादा विकसित किया जाएगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस तरीके से आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए एक अवधारणा को यहां पर दिया गया, सप्त ऋषि अवधारणा। उन सप्त ऋषि में कौन कौन शामिल है उनको हम अभी देखेंगे। महान विरासत में यह किया गया कि जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहां तक लोगों को कैसे और आसानी से पहुंचाया जा सके, कैसे उनको और बढ़ावा दिया जा सके, उन पर फोकस करना। और ओजस्वी मानव संसाधन के तहत लोगों को प्रशिक्षण देना, लोगों के लिए और अच्छी मौके यहां पर बनाना, सुविधाओं को और बेहतर करना, वो सारी चीज़ें। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए सप्तऋषि अवधारणा दी गई। इसके तहत 7 क्षेत्रों पर फोकस करने की बात कही गई, जिनको सप्तऋषि कहा गया। इन 7 क्षेत्रों में कृषि है, ऊर्जा है, संयोजकता है, आयुष है, उद्योग है, अवसंरचना है और पर्यटन है। ये 7 क्षेत्र मिलकर बने आपके क्या? सप्तऋषि। तो क्वेश्चन आएगा बजट में उल्लेखित सप्तऋषि अवधारणा का इनमें से कौन हिस्सा नहीं है या कौन हिस्सा है। तो नमो बजट में कौन कौन है, सप्तऋषि में कौन कौन है, आप बता सकते हैं। उत्तराखंड में रुपया आता कहां से है, यह भी सवाल बनता है। देखिए, रुपया सबसे ज्यादा उत्तराखंड का जो स्वयं का कर राजस्व है वहां से आता है, लगभग 29% के करीब। ठीक है, इसके बाद लोक ऋण से आता है लगभग 23% के करीब। केंद्र से सहायता जो मिलती है, अनुदान जो मिलता है, लगभग 22% मिलता है। केंद्र जो कर वसूल करता है उसमें उत्तराखंड का हिस्सा लगभग, यानी वहां से उत्तराखंड को लगभग 19% पैसा मिलता है। ठीक है, और करेतर राजस्व करों के अलावा जो राजस्व आता है लगभग 5-5.5% का होता है। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पैसा उत्तराखंड में कहां से आता है, आप कहेंगे स्वर्ग के कर राजस्व से। क्रम लगाने को भी आता है, इसलिए टॉप 5 को यहां पर लिया गया है। ठीक है, रुपया जाता कहां पर है, तो रुपया सबसे ज्यादा वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि इनमें खर्च होता है, लगभग 24% के करीब। यानी अगर उत्तराखंड 1 रुपये कमाता है तो 24 रुपये इन सब चीजों में खर्च होता है। पेंशन, अनुतोषित वे इनमें 12.13% जाता है। वृहत और लघु निर्माण कार्यों में लगभग 11% जाता है। निवेश ऋण में लगभग 9% और इन सब के अलावा अन्य व्यय में ज़्यादा जाता है, लगभग 29% के करीब। आपने सबसे ज़्यादा किस में खर्च होता है, तो इन सब के अलावा वैसे वो अन्य में होता है, फिर भी आपने पहले इसी को ध्यान में रखना है। अगर विकल्पों में दे दे कि अन्य व्यय होते हैं तो फिर आप इसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख खर्चे हैं उत्तराखंड के। इन सब के अलावा अन्य व्ययों में 29% का खर्च राज्य का आता है। ठीक है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में कितनी रही? जो 2024-25 का वित्तीय वर्ष था, इसमें राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,74,000 रुपए रही। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग 11.5% यहां पर बढ़ी, 11.33%। पिछले साल जो पिछला वित्तीय वर्ष था जो खत्म हुआ 2023-24, उसमें प्रति व्यक्ति आय 2,46,000 रुपए के करीब थी, अब 2,74,000 रुपए हो गई। ठीक है, 2024-25 के वित्तीय वर्ष में।
जब राज्य का गठन हुआ था 2000 में, उस वक्त हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय लगभग 15,000 के करीब थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जनपद कौन से हैं? जो लेटेस्ट डाटा अभी उपलब्ध है प्रति व्यक्ति आय वाले जनपदों में, वो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताए गए थे, जिसके अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद जो है, वो हरिद्वार है, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर है, तीसरे पे देहरादून है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रुद्रप्रयाग है, फिर बागेश्वर है और फिर अल्मोड़ा है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार में है, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, पहले क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र का कितना योगदान है, यह भी पूछ लेता है। देखिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि से रिलेटेड जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र हम जिसको कहते हैं, इसका योगदान 9.83% रहा। ठीक है। जब हमारा राज्य बना था उस समय कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 31% था 2000-2001 के दौरान। ठीक है। 2011-12 के दौरान कृषि का योगदान उत्तराखंड में लगभग 14% के आसपास था और अब कितना हो गया, लगभग 9.83%। तो इस तरीके से ये गिरा है। ये राज्य गठन के समय, ये 2011-12 में और ये अब। ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में दूसरे क्षेत्र का योगदान 43.46% रहा। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र यानी जिसमें हमारे उद्योग आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी हम जिसको कहते हैं। जब राज्य का गठन हुआ था उस समय औद्योगिक क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड में लगभग 18.5% था। ठीक है। 2011-12 के दौरान इस क्षेत्र का योगदान 52% हो गया, वापस अब घटकर ये 43% पर आ गया। ये इस तरीके से आगे बढ़ा। ये राज्य गठन के समय, ये 2011-12 और ये वर्तमान में। ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसका योगदान वर्तमान में 46.71% है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। जब राज्य बना था उस समय सर्विस सेक्टर का योगदान लगभग 50% था। 2011-12 में ये 34% पर आ गया और अब वापस ये 46% पर आ गया। तो इस तरीके से उत्तराखंड में कई बार होता है आपसे राज्य गठन का, ये 2011-12 का डेटा पूछ लेता है। 2000-2001 से लेकर वर्तमान तक के कैसे अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था में उनका योगदान घटा बढ़ा, वो हमने देखा। ठीक है। अगले हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको देखते हैं। कल फिर सुबह होगी पुस्तक किस पर आधारित है? देखिए, एक पुस्तक है जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। विमोचन इस पुस्तक का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। पुस्तक का नाम है कल फिर सुबह होगी। यह पुस्तक आधारित है नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर। ठीक है। उनके 101 गानों पर आधारित है यह पुस्तक। इस पुस्तक को ललित मोहन रयाल के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया? देखिए, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान, इसे उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना गया है। यह पहली बार दिया गया सुभाष पंत को। तो पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया? सुभाष पंत। इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं, जैसे एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ा, पहाड़ चोर, ये पेपर में पूछी गई है। मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला, सिंगिंग बेल और 21वीं सदी की एक दिलचस्प दौड़। ये किसकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? सुभाष पंत। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2 लोगों को, यू कोलिन गेंजर इनको साहित्य के लिए और राधा भट्ट बहन को समाज सेवा के लिए 2025 का पद्मश्री दिया गया। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार, वो किसको दिया गया 2025 का? नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। ठीक है। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है 2024 का, जो सितंबर 2024 में बांटे गए, उसके लिए कितने शिक्षकों को चुना गया था? 16 शिक्षकों को चुना गया था। ठीक है। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 किसे दिया गया? ये दिया गया पत्रकार और आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय कुंवर प्रसून को और आंदोलनकारी रही स्वर्गीय मंगसिरी देवी को। जो हिमालयन प्रहरी सम्मान है, बेसिकली इसे 2022 में शुरू किया गया था। पहला पुरस्कार जो था वो धूम सिंह नेगी को दिया गया 2022 में, दूसरा सम्मान विजय जरदारी को दिया गया और तीसरा
और 2024 का जो सम्मान है वे 2 प्रमुख लोगों को दिया गया, जिसमें कुंवर प्रसून थे जो प्रमुख एक पत्रकार भी रहे, विभिन्न आंदोलनों का भी उन्होंने भाग लिया, और एक मंगसिरी देवी रही स्वर्गीय जो प्रमुख आंदोलनकारी रही। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की परेड में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? जो 2025 का गणतंत्र दिवस था उसमें उत्तराखंड की जो झांकी निकली उसकी थीम थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। ठीक है, इस पर आधारित थी। इस पर आधारित थीम को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान। पहला स्थान गुजरात को मिला, दूसरा यूपी को मिला, तीसरा उत्तराखंड। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 यह किसे प्रदान किया गया? जो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार था 2024 का ये विभास ध्यानी को दिया गया। ठीक है। राज्य का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। इसको बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था राज्य सरकार द्वारा, उसे मंजूरी मिल गई है। ये आपका देहरादून के हर्रवाला में बनाया जाएगा। ठीक है। 4 प्राचीन सुरंगें जिनको कतूरी काल की माना जा रहा है कहां से मिली हैं? तो देखिए राज्य से 4 प्राचीन सुरंगें यहां पर प्राप्त हुई जिनको कतूरी काल की माना जाता है। कुछ विद्वान इन्हें अजयपाल की भी मानते हैं। ये हमें श्रीनगर के देवलगढ़ से मिली है। ठीक है। इसके साथ साथ इसके अलावा हमें लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृतियां भी मिली हैं जिनको उत्तर सिंधु सभ्यता काल की माना गया है। वो हमें नैनीताल में भीमताल में जो मेहरा गांव है वहां से मिली है। ठीक है। राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है, हिंदी दिवस जो होता है हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम मनाते हैं, उस दिन केंद्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया। यानी केंद्र का पुरस्कार है राजभाषा गौरव पुरस्कार, गृह मंत्रालय इसको देता है, गृह मंत्री के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। नाम है गिरीश चंद्र जोशी। ठीक है। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे दिया गया? ये मिला गिरीश चंद्र जोशी को। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? ये इन्होंने गैरसैंण में किया। ठीक है। राज्य में 28 जनवरी से 14 जनवरी तक 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में यहां पर खेले गए। नेशनल गेम्स को लेकर हमने कई सारे सवालों को पहले भी कवर किया है। उत्तराखंड में इन खेलों का आयोजन पहली बार किया गया। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में भी यहां से सवाल बन जाएं। इसके अलावा वन रिपोर्ट जो आई थी 18वीं वन रिपोर्ट, वहां से भी सवाल बनने के चांसेस हैं। जनगणना से आपके सवाल हर पेपर में बनते हैं, तो एग्जाम से पहले उन रिपोर्ट्स को भी, जनगणना के आंकड़ों को भी ज़रूर आप एक बार उनको देखकर जाएं, उनको रिवाइज करते हुए जाएं। राष्ट्रीय खेलों का एक छोटा सा रिवीजन यहां पर करते हैं। नेशनल गेम्स जो थे इसमें उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर रहा। कुल पदक उत्तराखंड ने कितने जीते नेशनल गेम्स में? 103 पदक जीते, जिसमें गोल्ड हमने 24 जीते, सिल्वर हमने 35 जीते और ब्रॉन्ज हमने 44 जीते। तालिका में उत्तराखंड जो पदक तालिका थी उसमें 7वें स्थान पर रहा। ठीक है। टॉप राज्य कौन रहे जिन्होंने ज़्यादा यहाँ पर पदक जीते? सबसे पहले सर्विसेज रहा जिसने 121 पदक जीते। इसमें इसने 68 गोल्ड मेडल जीते, इसीलिए ये सूची में सबसे ऊपर है। सिर्फ अगर सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते वो पूछेगा तो महाराष्ट्र, उसने 201 मेडल जीते। लेकिन क्योंकि जो रैंकिंग बनती है वो गोल्ड मेडल के आधार पर बनती है, किसके पास ज़्यादा गोल्ड मेडल है, तो गोल्ड मेडल के हिसाब से सर्विसेज टॉप पे रहा, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जो देहरादून में है। खेलों का समापन हल्द्वानी में किया गया जो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कुल एथलीट कितने इसमें शामिल हुए थे? तो 11,354 एथलीट इन खेलों में भाग लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एथलीट उत्तराखंड के थे, लगभग 1000 के करीब, हरियाणा के लगभग 950 और महाराष्ट्र के 800 एथलीट इसमें शामिल थे। कुल कितने खेल यहाँ पर खेले गए? 32 खेल हुए थे। ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, देखिए नीति आयोग इसको जारी करता है, पुराना करंट अफेयर का है लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जहां से सवाल बन सकते हैं। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रहा 2023 का, इसमें उत्तराखंड 15वें नंबर पे रहा।
बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सबसे कम लोग कहां पर रहे? सबसे कम लोग जो बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं वो देहरादून में है, आबादी का लगभग 3%, फिर रुद्रप्रयाग लगभग 5% और फिर पिथौरागढ़ लगभग 6.5%। सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी वाले लोग कहां पर हैं? हरिद्वार में लगभग 17% के करीब, फिर उधम सिंह नगर लगभग 11% और फिर नैनीताल लगभग 10%। ठीक है। राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन यानी जहां पर साइकेड पौधों की प्रजातियों को उगाया जाएगा, एक ऐसा बगीचा बनेगा, ये बनेगा हल्द्वानी में। ठीक है। जल संरक्षण हेतु लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है? तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप को लॉन्च किया गया। अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? ये रुद्रप्रयाग बना है। राज्य का पहला विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? तो राज्य का पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन कहां पर बनाया गया? देहरादून। ठीक है। इसके अलावा पंचसूल प्लस कहां पर बना है? हमने देखा था सेना ने पिथौरागढ़ में बनाया। राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर लगाया गया? ये चक्राता में। ठीक है। चर्चा में रही भीताड़ा गुफा किस जनपद में है? तो यह आपके सतपुली में है, पौड़ी गढ़वाल में। सड़क चौड़ीकरण का काम यहाँ पे चल रहा था, जिस दौरान इस गुफा के बारे में लोगों को पता चला। जब वे यहाँ पर गए तो उन्हें काफ़ी सारे शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिले। तो काफ़ी चर्चा में रही भीताड़ा गुफा, ये सतपुली के नज़दीक है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मिशन उत्तराखंड में चलाए गए हाल ही में, उनको भी यहाँ पर एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। जैसे ऑपरेशन लगाम, ये किससे संबंधित था? ऑपरेशन लगाम जो हुड़दंग मचाने वाले हैं, नदी किनारे शराब पीने वाले हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन लगाम। ऑपरेशन क्लीन की बात करें, नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन भल छौ, वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन को चलाया था। ठीक है। ऑपरेशन कालनेमी, जो फर्जी बाबा और फर्जी साधु यहाँ पर घूम रहे हैं, उनकी पहचान करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन चला। ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ में इसको शुरू किया गया था। ठीक है। इसके साथ साथ मिशन ओजस, यह किससे रिलेटेड है? राज्य में कुपोषण के प्रभाव को कम करने से संबंधित है मिशन ओजस। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मिशन। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको देख लेते हैं। सिलक्यारा पोलगांव जो बड़कोट है आपका, ये सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? तो सिलक्यारा बड़कोट की जो ये पूरी सुरंग है, सिलक्यारा सुरंग हम जिसको कहते हैं, इसकी लंबाई 4.531 किलोमीटर है। इसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था। इसकी आर पार की खुदाई का जो काम है वो अप्रैल 2025 में पूरा हो गया था। ये उत्तराखंड की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसका निर्माण नवयुग कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इसी सुरंग में 2023 नवंबर में 41 श्रमिक यहां पर 17 दिनों के लिए फंस गए थे। ठीक है। मुख्यमंत्री धामी ने इस सुरंग का नाम बाबा बौखनाग रखने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। ठीक है। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किस स्थान पर रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान स्थापित किए गए हैं? तो रामायण वाटिका, महाभारत वाटिका हल्द्वानी में बने हैं। ठीक है। यू प्रिपेयर किससे संबंधित है? तो यू प्रिपेयर जो है बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को पोषित किया गया है लगभग $200 मिलियन के साथ। ठीक है। उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रेलिजिएंट प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। यू प्रिपेयर किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो केंद्र सरकार देती है वह उत्तराखंड में सुभाष राणा को मिला, जो कि एक शूटिंग कोच है, पैरा शूटिंग कोच है। ठीक है। देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो देश का पहला लेखक गांव यानी राइटर्स विलेज ये बनाया गया है देहरादून में। ठीक है। राज्य की पहली पक्षी गैलरी किस जनपद में खोली गई? तो उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी देहरादून में खोली गई। राज्य का पहला हेल्थ एटीएम कहां पर लगाया गया? ये लगाया गया राज्य सचिवालय में देहरादून में। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा पशु संरक्षण के लिए चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है?
ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट हैं जो आपके 2023 के हैं, 2024 के हैं। यहाँ से कई सवाल बने हैं, कई के बनने के चांसेस हैं, ये जो हम लास्ट में इनको देख रहे हैं। तो राज्य में पशु संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी जिसे ए हेल्प कहा गया। सवाल बन जाएगा ए हेल्प प्रोजेक्ट जो राज्य में चल रहा है ये किससे संबंधित है? तो पशु संरक्षण से संबंधित है। ए हेल्प की फुल फॉर्म कितनी है? अक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया गया। इस फिल्म का नाम क्या था? तो मुख्यमंत्री धामी के द्वारा पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो और उसका पोस्टर यहां पर लॉन्च किया गया। इस फिल्म का नाम क्या था? इस फिल्म का नाम था मेरे गांव की बाट। ठीक है। राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो साइबर हमलों को कंट्रोल करने के लिए, उनको और कम करने के लिए राज्य में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा देहरादून में। देहरादून से ही रिलेटेड आपने एक और चीज़ ध्यान रखना है, पेपर में एक बार आपसे पूछा गया था कि जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है वो कहाँ पर है? आपने कहा था वो मसूरी में है। ऐसे ही मसूरी में एक गार्डन है जिसका नाम है कंपनी गार्डन। इस कंपनी गार्डन का नाम बदल दिया गया है, अटल गार्डन नाम कर दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना, ये मसूरी में ही स्थित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे कवर किए। बजट से रिलेटेड, यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेटा उपलब्ध हैं उनको कवर करने का प्रयास किया। साथ में 2025 का जो करंट अफेयर है उसको भी देखा और 2023-24 के जो इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से चांसेस हैं आने के, वहाँ के सेलेक्टेड करंट अफेयर को भी देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।